आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात उस खतरनाक साजिश की जिसकी परतें अब खुलने लगी हैं। जिस नूरुद्दीन जंगी की रिहाई के लिए शनिवार को दरभंगा की सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था, उसे निर्दोष बताया जा रहा था। आज उसी नूरुद्दीन जंगी के एसआईटी के सामने पसीने छूट गए। पसीना पोंछते हुए जंगी ने यह मान लिया कि उसका कनेक्शन पीएफआई से था। किन सवालों का जवाब देने में जंगी के पसीने छूटे, देखिए रिपोर्ट। इसी लाल गाड़ी में संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन जंगी है, जिसे 48 घंटे की रिमांड में पूछताछ के बाद फुलवारी शरीफ जेल भेज दिया गया। ये वही नूरुद्दीन जंगी है जिसे यूपी के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। पेशे से खुद को वकील बताने वाले नूरुद्दीन जंगी पर पीएफआई को मदद करने का आरोप है। संदिग्ध आतंकी नूरुद्दीन को एसआईटी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ गया, जिसका जवाब देने में नूरुद्दीन के पसीने छूट गए। एसआईटी ने नूरुद्दीन से 5 अहम सवाल किए। सवाल नंबर 1, नूरुद्दीन को पीएफआई से किसने जोड़ा था? सवाल नंबर 2, कितने पीएफआई के सदस्यों की उसने पैरवी की? सवाल नंबर 3, पीएफआई के सदस्यों की पैरवी उसने क्यों की? सवाल नंबर 4, पैरवी के बदले उसे कितने पैसे मिलते थे? सवाल नंबर 5, लगातार लखनऊ और दिल्ली जाने की वजह क्या थी? नूरुद्दीन इन सभी सवालों का माकूल जवाब नहीं दे पाया और पूछताछ के दौरान पसीने पोंछता रहा। लेकिन अब तक की पूछताछ में ये जरूर साफ हो गया कि नूरुद्दीन पीएफआई के डायरेक्ट कनेक्शन में था। कई सवाल एसआईटी ने पूछे इससे। पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लो भी थे। फुलवारी एएसपी मनीष कुमार सिन्हा के नेतृत्व में यह पूछताछ हुई लगातार, और नूरुद्दीन जंगी को पसीने छूटते रहे और आखिरकार यह प्रूफ हुआ है ऑफ द जो रिकॉर्ड है और जो सूत्र बता रहे हैं कि इसका पीएफआई से सीधे तौर पर ताल्लुक है। इधर पूछताछ के दौरान जलालुद्दीन ने भी पीएफआई से अपने संबंध को स्वीकार कर लिया है। जलालुद्दीन पटना के फुलवारी शरीफ में आतंक की पाठशाला चलाने के मामले में पटना पुलिस एटीएस के हाथों गिरफ्तार झारखंड पुलिस का रिटायर्ड दारोगा है। जलालुद्दीन गोड्डा, रांची, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह में भी अपनी सेवाएं दे चुका है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ जहां एनआईए ने सोमवार से ज्यादा ट्रेनिंग केस की जांच शुरू की, वहीं जम्मू कश्मीर से सिवान पहुंची एनआईए की एक टीम जेल में बंद एक आरोपी को अपने साथ ले गई। शक है कि सिवान का याकूब जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मुहैया कराता था। बिहार में शहर शहर आतंकियों का जाल। फुलवारी के बाद अब सिवान दागदार। सिवान में आतंकियों के कितने मददगार? याकूब खान, दाढ़ी वाले इस शख्स का नाम याकूब खान है। सिवान के बसंतपुर इलाके के शेखपुरा गांव का रहने वाला है याकूब खान, जिसे लेकर उठते सवालों से दागदार हो रहा है बिहार। सवाल ये कि क्या याकूब सिवान में बैठकर पाकिस्तान में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के सपनों को पूरा करने में जुटा था? क्या ये मसूद के संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में हथियार मुहैया कराता था? ये सवाल तभी से उठने शुरू हो गए जब सोमवार को जम्मू कश्मीर से सिवान आकर एनआईए की टीम अपने साथ याकूब खान को ले गई। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब याकूब को एनआईए को सुपुर्द करने से पहले सिवान पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची थी। आज एनआईए की टीम इनको अपने अब किस में दफा में ले जा रही है, किस कांड में ले जा रही है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। मुझे ये लगता है कि एनआईए की टीम जो पहले ले गई थी, बरहड़िया का कोई चुन्नू है, वही जिस पर आरोप था कि वहाँ किसी आतंकवादी को शस्त्र जो वहाँ बेचा है,
तो लगता है कि उसी क्रम में याकूब पर सिवान में रंगदारी और हत्या के कई मामले दर्ज हैं। 5 महीने पहले ही पुलिस ने उसे हत्या के एक मामले में गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया था। 2 ही केस चल रहे हैं। कौन कौन से केस? बसंतपुर थाना खंड संख्या 405 21 और बसंतपुर थाना खंड संख्या 257 17। कौन कौन मामले इसमें आते हैं? दोनों मर्डर का केस है। एक जो है रंगदारी का एक केस में बेल करा लिए हैं और एक रंगदारी का केस अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि एनआईए को जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को हथियार मुहैया कराने के मामले में याकूब का लिंक मिला है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले एनआईए ने सिवान के बभनौली से इरफान नाम के एक शख्स को जैश के आतंकियों को हथियार बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। और अब सिवान से ही याकूब का नाम आने पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सिवान में पाकिस्तानी आतंकियों के कितने मददगार बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। अब हम आपको पुलिस की लापरवाही से जुड़ा एक बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि रविवार को छपरा में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सवाल यह है कि जब 4 महीने पहले आईबी ने बिहार पुलिस को पत्र जारी कर अलर्ट किया था तब छपरा में ब्लास्ट कैसे हो गया? 4 महीने पहले आईबी का पत्र देखिए और इस रिपोर्ट को देखना जरूरी है। छपरा में रविवार को धमाका। और धमाके के बाद तबाही की इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि पूरे मामले में पुलिस ने घोर लापरवाही बरती। यकीन न हो तो आईबी की 4 महीने पहले की ये चिट्ठी देख लीजिए जिसे बिहार पुलिस को भेजा गया था। सबसे पहले पत्र की तारीख देखिए जिसमें 10 मार्च 2022 को पत्र जारी किया गया है। आईबी के मुताबिक देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में हैं। टिफिन बॉक्स में आईईडी के इस्तेमाल पर भी नजर रखने को कहा गया था। अपनी रिपोर्ट में आईबी ने बिहार पुलिस से अवैध तरीके से विस्फोटक सामग्री मंगवाने वालों, पटाखा बनाने वालों और इसे स्टॉक करने वालों के पूरे नेटवर्क पर कड़ी नजर रखने को कहा था। पत्र में साफ साफ लिखा गया था कि अपराधियों के साथ साथ पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के प्रयास में लगे हैं। पटाखों का अवैध कारोबार बिहार की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए इनके पूरे चैनल पर नजर रखने के साथ ही इन्हें खंगालना होगा। आईबी ने भागलपुर और गोपालगंज में धमाकों का भी जिक्र किया था। यहाँ पे जो बैठे अधिकारी हैं उन्हें आईबी ने जो अलर्ट जारी किया था उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि सभी जोनल पोल, रेंज पोल बिहार के जो है उन्हें ये आदर्श अलर्ट जारी किया जा रहा है। और इसमें जो जानकारी दी गई थी कि जानकारी के अनुसार हाल ही में चूंकि ये अलर्ट जो है वो 10 मार्च 2022 को है और इसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि आने वाले समय में ऐसी अवैध पटाखा फैक्ट्री जो है वो बिहार को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे अवैध पटाखा फैक्ट्री से जो है आतंकी बारूद हासिल कर सकते हैं और बड़ी साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। साथ ही साथ अवैध पटाखा फैक्ट्री पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो बड़ी घटना जो है भविष्य में सामने आएगी। बावजूद इसके छपरा के खोदाई बाग गांव के घर में पटाखा बनाने के दौरान जबरदस्त विस्फोट का होना और इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो जाना पुलिस और प्रशासन का घोर लापरवाह रवैया नहीं तो क्या है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। रविवार को छपरा में बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। आज पुलिस ने छपरा बम ब्लास्ट में उसी घर के सदस्य को गिरफ्तार किया जिसने ये खुलासा किया है कि लंबे समय से रिहायशी इलाके में पटाखा बनाने का काम चल रहा था। सवाल है कि बारूद बांधने वाले अपना काम कर रहे थे तो पुलिस क्या कर रही थी? रविवार की सुबह 10:35 पर छपरा के खोदाई बाग गांव में इसी धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि धमाके की आवाज करीब 3 किलोमीटर तक सुनी गई थी। ब्लास्ट का वीडियो भी अब सामने आ चुका है।
वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह पटाखे और वहां रखे बारूद एक एक कर फट रहे हैं। इस मामले में सोमवार को रियाजू मियां नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त में आया यही है रियाजू मियां। जिस घर में धमाका हुआ वो रियाजू मियां का ही घर था, लेकिन अब वो धमाके में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले तथ्य बताए हैं। उसने कहा है कि लंबे समय से उसका परिवार भी ये पटाखे बनाने के धंधे में संलिप्त है। हालांकि उसने बम बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो पटाखे के लिए जो सामग्री है वो कहाँ से लेकर के आता था, कौन लोग उसे सप्लाई करते थे और पटाखे कहाँ कहाँ जाते थे। इन तमाम पहलुओं की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार रियाजू मियां के मुताबिक लंबे समय से खुदाई बाग के इसी घर में आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाए जाते थे, लेकिन खैरा थाने की पुलिस बेखबर थी। खुफिया तंत्र कान में तेल डालकर सो रहा था। इंटेलिजेंस का भी ये फेलियर है, क्योंकि थाना स्तर पर भी इंटेलिजेंस को अपॉइंट किया जाता है और उनका ये काम है कि थाने के अंदर जो जुरिडिक्शन है थाने का, वहां पर किस तरह की गतिविधियां कहां पर किस जगह चल रही है उसकी छानबीन करें। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भागलपुर में भी ये घटना घटी थी और थाना की भूमिका जो थी वो सवालों के घेरे में थी, क्योंकि बम बनाया जा रहा था एक मकान में और थाने को इसकी भनक तक नहीं थी। बहरहाल इस मामले में भी कमोबेश घटना वही है। अब सवाल है कि महज 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद खैरा थाने को भनक क्यों नहीं लगी? बारूद की महक पुलिस सूंघने में नाकाम क्यों रही? लंबे वक्त से पटाखा फैक्ट्री कैसे चल रही थी? क्या ये इंटेलिजेंस और पुलिस की नाकामी नहीं है? भागलपुर गोपालगंज के धमाकों से सबक क्यों नहीं लिया गया? ये तमाम सवालात हैं जिसका जवाब छपरा के डीएम और एसपी को देना होगा, क्योंकि ये 6 लोगों की मौत और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मसला है। छपरा से संतोष कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है और इसका विरोध होने लगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी मालूम नहीं है कि ऐसा कब से हो रहा है। धर्म के आधार पर साप्ताहिक छुट्टी, रविवार की जगह जुम्मे को छुट्टी। क्या धर्म देखकर तय होंगे नियम? मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के कई स्कूलों में रविवार की जगह जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी है। जिले में 1-2 नहीं बल्कि 37 स्कूलों में ऐसा हो रहा है। जुम्मे को छुट्टी और रविवार को पढ़ाई, यानी बिहार में भी वही मॉडल जो झारखंड में था। ना कोई नियम ना आदेश, सिर्फ मनमर्जी चल रही है। स्कूल के नाम के साथ उर्दू जुट गया तो जुम्मे को साप्ताहिक छुट्टी की छूट मिल गई। 29 विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जो शुक्रवार को छुट्टी देती है, लेकिन हम लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो अवकाश का दिन है वो रविवार को माना जाता है और शुक्रवार को इसलिए यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो है एक खास विशेष अल्पसंख्यक की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। शुक्रवार को छुट्टी की सिर्फ एक वजह यही है कि इलाका मुस्लिम बहुल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि कोई आदेश नहीं मिला है, ऐसे लंबे समय से चलता आ रहा है। उन्हें भी ये पता नहीं कि ऐसा हो कब से रहा है। चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था एक डिस्ट्रिक्ट के अधीन, तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो। जुम्मे को छुट्टी हो रही है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है और कब से हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म के आधार पर नियम तय होंगे और व्यवस्था नियमों के आधार पर चलेगी या मनमर्जी से चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा के मंदिर में धर्म का क्या काम है? किशनगंज से संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी पटना में अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से 15 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने रूपसपुर थाने के सामने लूट की वारदात को अंजाम दिया और आराम से निकल गए। पेट्रोल पंप का कर्मचारी बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था और इस दौरान अपराधियों ने उससे रुपए लूटे। जिस जगह पर यह लूट हुई है महज थाने की दूरी बस चंद मीटर है और रूपसपुर थाना इस पार। हम बताएं तो पेट्रोल पंप कर्मचारी से 15 लाख की लूट हुई है और थाने की दूरी कुछ 100 मीटर है और तब पुलिस यहां पर पहुंची है। यहां पर बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी गाड़ियों के शोरूम हैं और ठीक उसके बगल में पेट्रोल पंप है। काफी व्यस्त इलाका और ऐसे में अगर 15 लाख की लूट हो जाती है
तो सवाल खड़ा होता है कि आपकी पेट्रोलिंग, आपकी पुलिस क्या कर रही है। शोरूम है, उसके पास से दो बाइक करीबन जितना बताया जा रहा है 15 लाख की छिनताई कर ली गई है। पेट्रोल पंप से ये व्यक्ति हैं जो अपना पैसा लेके जा रहे थे। बांका में शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद प्रशासन ने मामले को शांत कराया। घटना धोरैया थाना क्षेत्र के नंदगोला गांव की है, जहां एक शव दफनाया जा रहा था और इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति ने जमीन को अपना बताते हुए शव दफनाने से रोक दिया। हालांकि दूसरे पक्ष के लोग जमीन को गैर मजरूआ बता रहे थे और बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराया। इस जमीन पर शव दफनाने को लेकर कई बार तनाव हुआ है, लेकिन प्रशासन मामले को सुलझा नहीं सका। ये खाता 40 पर गारे जी हमारे निजी जमीन जगह ये बात से हमें रोकना चाहिए। जमीन का हमारो रसीद करी रहे जे ये बात से हमें रोकना चाहिए। जमीन पर ये हमारो निजी जमीन जे बार बार झंझट होता रहे जे। हमारा पीछू भी जमीन जे आगू हमारो रास्ता जा रही है रोड पर। क्या यही जनाजा अभी मौत हुआ है, इसमें रोक लगा रहा है। कौन लगा रहा है? कपिल ने क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मिट्टी इधर मेरा जमीन आगे पड़ता है, ये सरकारी जमीन जो है मेरा है। बेतिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक बच्चे का हाथ बांधकर गांव में घुमा रहे हैं। तस्वीरें बसंतपुर पंचायत के छरदवाली गांव की है। बच्चे को पहले गांव में घुमाया गया, फिर एक पेड़ से बांधा गया। बच्चे पर चोरी का आरोप लगाया गया था। कुछ लोग छड़ी लेकर बच्चे को धमकी भी देते नजर आ रहे हैं। बाद में एक कागज पर बच्चे से दस्तखत कराए गए, उसका गुनाह कबूल करवाया गया। मुखिया से लेकर सरपंच तक इसके गवाह बने। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20 जुलाई का यह वीडियो बताया जा रहा है। मुंगेर पुलिस ने 20 जुलाई को हुई 5 लाख लूट के मामले का खुलासा कर दिया है। साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। 20 जुलाई को दुर्गा स्थान के पुजारी सत्येंद्र चौबे से लूट की साजिश उसके दोस्त ने ही रची थी। पुलिस ने लूटे गए 5 लाख में से 4,72,000 रुपए बरामद कर लिए हैं और इसके अलावा खगड़िया में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गोलू कुमार को भी मुंगेर से पकड़ लिया गया है। इधर भोजपुर के कोइलवर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ बलात्कार और विरोध करने पर मारपीट का मामला सामने आया। महिला का आरोप है कि गीधा ओपी के पप्पू राय ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। 2 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब महिला ने विरोध किया तो पप्पू राय ने उसकी बेटी के साथ मारपीट की। महिला का कहना है कि शिकायत के बावजूद गीधा ओपी में अब तक केस दर्ज नहीं किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परसों पी कर आया, हमको हमारे पास बैठा, हम उसको बोले कि यहाँ पर मत बैठिए, मेरा पति गुस्सा होगा, खिसियाएगा, तो इसीलिए ना मेरे को कॉलर धर के घर में बैठा दिया, पलंग पर पटक कर हमको बहुत मारा। मेरे को मारा, मेरे बच्ची को सिर फोड़ दिया, 7 गो टाका पड़ा हुआ है मेरे पास। इधर बेगूसराय में बड़ा हादसा टल गया। घटना बरौनी कटिहार रेलखंड के साहेबपुर कमाल और उमेश नगर के बीच की है। एक बाइक सवार ने रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश की, तभी सामने से समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन आ गई। बाइक सवार अपनी मोटरसाइकिल को ट्रैक पर ही छोड़कर भाग गया। इसके बाद बाइक ट्रेन के नीचे आ गई और इंजन में फंस गई। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रेन को रोका और इसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। काफी मशक्कत के बाद मोटरसाइकिल को ट्रेन के इंजन के नीचे से निकाला गया। तब तक करीब 1 घंटे तक ट्रेन खड़ी रही। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के दिल्ली आवास पर बिहार बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिहार में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और इसकी तैयारी चल रही है। 30 और 31 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आ रहे हों तो हम लोग के लिए इससे बड़ा महापर्व नहीं हो सकता है और उसके लिए उनके स्वागत के लिए और जो दल से जुड़े हुए विषय हैं उस पर चर्चा होगी। ये सारे विषय हम लोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नालंदा की अपर्णा सिन्हा ने पूरे बिहार की साइकिल यात्रा की। नवादा पहुंचने पर एसडीओ ने उन्हें सम्मानित किया। 30 दिनों में अपर्णा सिन्हा ने 3000 किलोमीटर की दूरी तय की है। अपर्णा सिन्हा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने गृह जिला नालंदा से यात्रा की शुरुआत की थी। अपर्णा का मकसद महिलाओं की झिझक दूर करना, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करना है।
सावन का महीना मिथिला की नवविवाहिताओं के लिए बहुत ही खास होता है। अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए वो 15 दिन का व्रत रखती हैं, बाग बगीचे से फूल तोड़ती हैं, गौरी और विषहरा की आराधना करती हैं और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। दरभंगा के हरिनगर गांव में नवविवाहिताओं के बीच सुंदर डाली सजाने की प्रतियोगिता हुई। तेईस जुलाई को पटना के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का 12वां दीक्षांत समारोह हुआ। इसमें छात्रों को डिग्रियां दी गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही नालंदा यूनिवर्सिटी की वीसी प्रोफेसर सुनैना सिंह। आईएसएम के निदेशक प्रोफेसर आरके सिंह के नेतृत्व में डोमेन लीडर्स, फैकल्टी सदस्यों और पीजीडीएम छात्रों के जुलूस के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी प्रतिभागी तय किए गए पारंपरिक भारतीय परिधान में थे। छात्रों ने कुर्ता पजामा पहन रखा था, जबकि छात्राएं साड़ी में थीं। समारोह में प्रोफेसर सुनैना को सृजनशील एवं उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित किया। वहीं छात्रों को जीवन में निष्ठावान रहने और सर्वोत्कृष्ट काम करने की शपथ दिलाई गई। फिर से आगे देखिए जोहार झारखंड।